नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह और दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों हम इस वीडियो में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पे बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में वह कौन कौन से कारक हैं जिससे अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम की गति धीमी या तेज होती है। इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है परिपक्वता। दोस्तों अधिगम के लिए यह नितांत आवश्यक है कि जो विषय वस्तु है या जो बालक है, जो अधिगम ग्राही है, जिसको अधिगम कराना है कोई विषय वस्तु, वह उस बालक के अनुरूप ही उसकी विषय वस्तु हो। अर्थात विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु क्या हो, अधिगमकर्ता के अनुरूप हो। कहने का तात्पर्य ये कक्षा 1 का बच्चा है, यदि उसको कक्षा 6 या कक्षा 5 या कक्षा 4 कक्षा 3 तक के उसको अगर विषय वस्तु से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा तो वह अधिगम असफल ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि अगर आप किसी बिंदु को, किसी विषय वस्तु को, किसी बालक को अधिगम कराना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह आप निर्धारित कर लें कि जो विषय वस्तु आप सिखाना चाहते हैं वह किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए है, या जिस बच्चे को सिखाना चाहते हैं यह उसी के स्तर का प्रश्न या स्तर का विषय वस्तु स्तर का बिंदु है कि नहीं है। यदि उस स्तर का बिंदु नहीं होगा तो यह अधिगम हमेशा ही असफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो परिपक्वता अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला इसका बिंदु है अभिप्रेरणा। यदि सीखते समय बालक को कुछ ऐसी प्रेरणा दे दी जाए जिससे उसके सीखने में रुचि उत्पन्न हो जाए तो वह निश्चय ही अधिगम को प्रभावित करता है। इससे अधिगम क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बिंदु को या इसी की महत्ता को ध्यान देते हुए एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है स्टीफेंस, उन्होंने कहा हुआ है कि शिक्षक के पास, इसको हम नोट भी कर दें, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उसमें अभिप्रेरणा या प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये स्टीफेंस का लाइन है। स्टीफेंस महोदय ने अभिप्रेरणा की महत्ता को बताते हुए कहा है कि एक शिक्षक के पास अधिगम कराने के लिए जितने भी साधन होते हैं, अर्थात वो किसी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए जितने भी उसके पास साधन होते हैं, किताब, कापी, टीएलएम या जो कुछ भी होता है, उसमें जो अभिप्रेरणा होती है वह क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप अभिप्रेरणा या प्रेरणा की महत्ता को समझ सकते हैं। अगला बिंदु है इच्छा, अगला बिंदु है वातावरण। वातावरण भी अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अधिगम के लिए वातावरण पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि इस बिंदु को आप सभी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यदि आप किसी भी कक्षा का संचालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आसपास का क्या वातावरण है, कौन कौन से उसमें किस प्रकार के, यदि अगर आप कक्षा है वहीं पे विभिन्न प्रकार के बैंड बज रहे हों, शोरगुल हो रहे हों, तो उसमें निश्चित रूप से कक्षा प्रभावित होगी और कक्षा शिक्षण प्रभावित होगा, और जब कक्षा शिक्षण प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से अधिगम भी प्रभावित होगा। तो अतः अधिगम में वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला बिंदु हम देखते। अगला बिंदु है इच्छा। दोस्तों इच्छा से आप परिचित होंगे, इच्छा से आप समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई बच्चा है जो
कक्षा में बैठा है लेकिन उसका पढ़ने में एकदम इच्छा उत्पन्न नहीं हो पा रही है, या उसके लिए जो भी कारण हो, या तो शिक्षण विधि हो, विषय वस्तु हो, या कक्षा का वातावरण हो, जो भी है उसको आकर्षित नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से शिक्षक जितनी भी मेहनत कर ले उसको अधिगम बोध कराने में वह असफल ही होगा। तो अतः इच्छा भी अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगला बिंदु है सीखने का समय। सिखाने का समय। देखिए दोस्तों, आप प्रायः देख पा रहे होंगे कि जब कक्षा शिक्षण होता है तो कक्षा शिक्षण में प्रायः पहले कठिन, फिर सरल, फिर सरल, मतलब सबसे पहले कठिन से सरल की तरफ जो विधि होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो शुरुआती समय होता है उसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से उत्सुक होता है सीखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर मानसिक थकावट या शारीरिक थकावट उत्पन्न होना शुरू हो जाती है और वह सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो सिखाने का जो समय है उसको भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप देख पा रहे होंगे टाइम टेबल जो बनाया जाता है तो उसमें शुरू में कठिन विषयों को रखा जाता है और सबसे अंत में खेल कूद संगीत इत्यादि विषयों को रखा जाता है, जिससे बालक लास्ट में बोर ना हो, संगीत और खेल के माध्यम से वह अपने आप को वहां पे शिक्षण, कक्षा शिक्षण से या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जोड़ पाए। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु है शिक्षण विधि। इस बिंदु पे आप दोस्तों ध्यान दे पा रहे होंगे, इस बिंदु को समझ पा रहे होंगे। जब कक्षा शिक्षण होता है तो शिक्षक विभिन्न प्रकार के विधियों का इस्तेमाल करता है कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अर्थात जब प्रारंभिक जो कक्षा होती है, प्रारंभिक कक्षा के लिए खेल विधि या विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का इस्तेमाल करता है, कहानी विधि या विभिन्न गतिविधि आधारित जो प्रारंभिक जो कक्षा होती है वो विभिन्न प्रकार के गतिविधि आधारित शिक्षण का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वही जो उच्च स्तर की कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि, सामूहिक गतिविधि इत्यादि का आयोजन या इत्यादि विधि का इस्तेमाल अधिगम को या सीखने में किया जाता है। तो जो शिक्षण विधि है वह भी कक्षा शिक्षण के लिए या अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह भी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कक्षा निम्न या प्रारंभिक स्तर की जो कक्षा होती है, यदि आप उसमें व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करने लगेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से बोर होना शुरू हो जाएगा और वह अधिगम क्या होगा, उससे उसका असफल होगा, अधिगम को यह कारक प्रभावित करेगा। तो आप शिक्षण विधि को भी विशेष रूप से इस्तेमाल, विशेष रूप से ध्यान देकर चयन करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री की संरचना। जो अगला बिंदु है वह है पाठ्य सामग्री की संरचना। तो दोस्तों, आप पाठ्य सामग्री की संरचना को आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी किताबें होती हैं उसमें शुरुआत में या तो कविता या कोई भी सरल चित्रात्मक कहानी से उसकी शुरुआत होती है, अर्थात सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। जब बच्चा एक कक्षा के बाद दूसरे कक्षा में जाता है तो यदि प्रारंभ का या पहला पाठ ही उसको कठिन मिल जाएगा तो वह अधिगम के लिए या उस विषय से उसका मोह भंग हो जाएगा, यूं कहें कि उसे दूरी करना शुरू हो जाएगा और वह अधिगम में बहुत ही हानिकारक होगा, नुकसानप्रद होगा। ठीक है, तो ये कक्षा पाठ्य सामग्री की संरचना होती है वो सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए और होती भी है। ठीक है, आगे देखते हैं मानसिक स्तर। मानसिक स्तर लिखे नहीं, मानसिक स्तर और परिपक्वता ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे जब भी कोई बिंदु या कोई विषय वस्तु जो भी बच्चे को अधिगम कराना होता है वह उसके मानसिक स्तर का होना चाहिए, जिससे बच्चा उसको आसानी से समझ पाए। अगर अपवाद स्वरूप कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो जब भी उसके मानसिक स्तर का नहीं होगा तो बच्चा उससे समझ नहीं पाएगा और वह अधिगम की कोई भी विधि अपना लें आप, वह अधिगम बोध बच्चा उसको अधिगम नहीं कर पाएगा और आपकी मेहनत और समय दोनों का नुकसान होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप बच्चे के मानसिक स्तर का पता लगा के उसके अनुसार ही उसको जो है विभिन्न जो विषय वस्तु है उसका निर्धारण करें और उसको दें। ठीक है, अन्यथा अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा। अगला है शारीरिक या मानसिक थकान। शारीरिक
मानसिक थकान। दोस्तों इस बिंदु में आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी बच्चा सीखते सीखते एक ऐसा समय आएगा कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाएगा और उसके बाद आपके द्वारा दिया गया कोई भी ज्ञान बच्चे के लिए निरर्थक होगा, अर्थात वह बच्चे को अधिगम आप नहीं करा पाएंगे। तो यह भी आप ध्यान दें कि बच्चे को आप एक ही दिन या एक ही समय इतना न उसके अंदर ज्ञान दे दें कि वह बच्चा कहे कि ना अब हो चुका, अब हम नहीं कर पाएंगे, और वह आपसे बच्चा बोल तो भले ना पाए लेकिन उसको कुछ सीख नहीं रहा होगा और वह अधिगम को क्या होगा, अधिगम उसका एकदम नहीं हो पाएगा, अर्थात बच्चा एकदम कुछ सीख नहीं पाएगा और आपके लिए क्या होगा, वह बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए जो है वह हानिकारक है। अतः आप बच्चे के मानसिक और शारीरिक थकान को भी ध्यान देते हुए अधिगम विधि का या अधिगम कराने का ध्यान दें। ठीक है, 10वां है और सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभ्यास। दोस्तों ध्यान दे रहे होंगे आप कि जब बच्चे को आप कोई चीज एक बार बता तो दिए लेकिन उसका यदि अभ्यास नहीं करा रहे हैं तो बच्चा भूलना शुरू कर देता है। ठीक है, अभ्यास जो होता है वह त्रुटियों को दूर करता है, तो इसके लिए किसी भी अधिगम को कराने के लिए अभ्यास का जरूर इस्तेमाल किया जाए और अभ्यास यदि नहीं होता है तो वह अधिगम को प्रभावित करता है, वह अधिगम प्रभावी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में हमने विभिन्न बिंदुओं से हमने ये समझने का प्रयास किया और आसानी से उम्मीद है आप समझे भी होंगे कि कौन कौन से बिंदु अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से उनसे आप दूर हो सकते हैं, बच्चों को आसानी से कोई चीज अधिगम करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।